जी मेरे प्रिय दोस्तों, हम लेके आए क्लास 10 के इतिहास हिस्ट्री का टॉप 30 वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर, जिससे आपको 10 क्वेश्चन पहले ही बता रखे हैं। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक एक जी स्टोरी पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यह पार्ट 2 होगा। 30 क्वेश्चन देंगे, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जो भी इतिहास में आपको क्वेश्चन पूछता है सभी यहाँ से डील हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 दे रखे हैं, उसमें आपको 10 क्वेश्चन आपको बताए थे, प्यार से समझाए भी थे। ठीक है, यह पार्ट 2 होगा, इसलिए 11 नंबर क्वेश्चन से है। ठीक है, तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार क्या होता है? तो विश्व बाजार वैसा बाजार होता है जहां पे विश्व के हर एक वस्तु को खरीदने वाला सामान उपलब्ध हो। जैसे कि मुंबई हुआ, भारत के लिए बात करें तो भारत के मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे हर एक चीज उपलब्ध है जो विश्व में मिलता है। ठीक है, तो विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहा जाता है जहां सभी देश की वस्तुएं आम लोगों के लिए, आम जनता के लोगों के लिए, आम मतलब खाए वाला आम ना, मतलब लोगों के लिए, आम लोगों, आम जनता के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध होती है। जैसे भारत के लिए आर्थिक राजधानी मुंबई, ऐसे ही विश्व बाजार है। यानी कि भारत के लिए विश्व बाजार की बात करें तो मुंबई एक ऐसा शहर है भारत का जहां पे हर एक, दुनिया की हर एक वस्तु आपको खरीदने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वो विश्व बाजार है। ठीक है, तो विश्व बाजार ऐसे बाजार को कहा जाता है जहां सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध होती है। जैसे भारत के लिए आर्थिक राजधानी, क्योंकि पहले भारत की राजधानी मुंबई ही था। ठीक है, ये भी याद रखना। तो ऐसे ही व्यवस्था का क्या बोलते हैं हम? विश्व बाजार बोलते हैं। यह क्वेश्चन आपको 2016 2019 के एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 12 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है? सलम पद्धति की शुरुआत कैसे होती है? सलम बस्ती। देखिए, सलम पद्धति या सलम बस्ती की बात करें तो वैसा जैसे आपके गांव में हर एक बस्ती बसा हुआ है। किसी को कहिएगा भुइयां टोला, किसी के भगत जी टोला, किसी के, मतलब एक टोला में बटा हुआ है जिसको बस्ती बोलते हैं। पहले के लोग बस्ती बोलते थे, आज के लोग टोला बोलते हैं, गांव बोलते हैं, वार्ड। आज तो वार्ड में बट गया है ना, वार्ड नंबर इतना वार्ड। पहले सलम बस्ती में बढ़ता था, इस चीज का बस्ती है, इस चीज का बस्ती है, यहाँ पे ये चीज होता है। तो शहरों में जाइएगा तो बस्ती बसा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो मजदूर लोग होते हैं, जो काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, या कपड़ा धोते हैं, या मार्केटिंग, मतलब जो भी कुछ है, तो सलम बस्ती, जो गरीब मजदूर लोग एक बस्ती बना लेता था, झोपड़पट्टी बना लेता था, उसी को सलम बस्ती बोला जाता है। तो सलम बस्ती वैसे बस्तियों को कहा जाता है जहां फैक्ट्रियों के मजदूर निवास करते थे। अगर फैक्ट्री में काम हो रहा, ठीक है, तो वहां के फैक्ट्री के अगल बगल में क्या अपना झोपड़ी डाल लेते थे, तिरपाल डाल लेते थे। उस प्रकार से करे एक झोपड़ी बना लिए, उस प्रकार से करे पैसा होता गया, छोटा घर बना ली छोटा मोटा। वहां पे बहुत कचरा फैला हुआ था, तो ना पानी की व्यवस्था होता था, ना बिजली की व्यवस्था होता था। वैसी व्यवस्था को ना, वहां पे हर एक चीज का प्रॉब्लम ही होता था। तो सलम बस्ती ऐसे बस्ती को कहा जाता है जहां फैक्ट्री के मजदूर निवास करते थे, जहां का वातावरण अस्वस्थ था, यानी कि वहां का वातावरण कोई भी अच्छा नहीं था। वहां पे कोई भी, मतलब बच्चा वहां पे पोटी कर दिया, वहां पे सुसु कर दिया, मतलब कुछ भी। ठीक है, वहां पे एक कहने कि मतलब वहां पे हर एक चीज का प्रॉब्लम था। वहां के वातावरण अस्वस्थ था, मकान भी छोटे छोटे था, मकान भी छोटा छोटा होता है, एक झोपड़ी की तरह होता है, तिरपाल डाले हुए रहता है, ऊपर से कोई प्लास्टिक डालकर रहता है। बारिश होता है तो कचरा कचरा भिनिर हो जाता है। ठीक है, तो मकान भी छोटे छोटे थे, जिनमें हवा, पानी, रोशनी आदि का व्यवस्था भी नहीं था। जहां पे ना रोशनी का व्यवस्था था, ना हवा का व्यवस्था था, ना पानी की व्यवस्था था, मतलब कुछ चीज का व्यवस्था नहीं होता है वो सलम बस्ती में। ठीक है, यहाँ पे औद्योगिकरण के कारण, जो औद्योगिकरण के कारण सलम बस्ती की शुरुआत हुई थी, औद्योगिकरण के कारण सलम बस्ती की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कारखाना, देखिए कारखाना मालिकों ने अपने कारखाने के निकट सलम बस्ती बसाई ताकि मजदूर कारखाने के निकट रहे और कारखाने में काम करें। देखिए, जो फैक्ट्री के मजदूर हो, फैक्ट्री के जो मालिक होते थे, मैनेजर जो होता था, वो सोचता था कि फैक्ट्री के अगल बगल में सलम बस्ती हो। ऐसे फायदा ये हो जाएगा कि जो सलम बस्ती में लोग जो होंगे ना, फैक्ट्री में आकर काम करेंगे। क्या करेंगे? वो फैक्ट्री में आकर काम करेंगे, जिससे उनका फैक्ट्री चलता रहेगा। तो वहाँ के मैनेजर यह जब चाहता था कि फैक्ट्री के अगल बगल में ही लोग रहे, जो कि आने में उसको कठिनाई ना हो। तो यहाँ पे सिंपल डिफिनीशन लिखा गया है कि सलम बस्ती वैसे बस्ती को कहा जाता है जहाँ फैक्ट्री के मजदूर यहाँ पे निवास करते हैं, जहाँ का वातावरण अस्वस्थ था, मकान भी छोटे छोटे था, वहाँ ना हवा, पानी, रोशनी, किसी का व्यवस्था नहीं था। औद्योगिकरण के कारण सलम बस्ती की शुरुआत हुई थी। ठीक ना, कारखाने के मालिकों ने अपने कारखाने के निकट सलम बस्ती की
बसाई ताकि मजदूर कारखाने के निकट रहे और काम करे। ये बहुत प्यार से समझाने का प्रयास किया। फिर भी अगर नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना। ये क्वेश्चन आपको 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, 14, 16, 19। और इस प्रकार से सटीक डिफिनेशन सिर्फ केकेजी स्टडी के चैनल पे ही मिल सकता है, क्लास 10 का वहां पे चलता है, ठीक है। और याद रखिएगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में केकेजी क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 2 चैनल चलते हैं, एक 12 का एक 10 का, ठीक है। तो 12 केकेजी क्लासेस के लिए है, 10th केकेजी स्टडी है, ठीक है। लेकिन आपको 10th और 12th दोनों पढ़ाई होती हैं, तो केकेजी क्लासेस के टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए केकेजी स्टडी को। यहाँ पे देखिए, यहाँ बात करें, यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। जो औद्योगिकरण का जब शुरुआत हुआ था उस समय जो मजदूर के आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया, इसके बारे में बताना है। यह क्वेश्चन देखो 2015, 2018, 2019 के सप्लीमेंट्री, 2020, 2022 इतना बार एग्जाम में पूछा गया। और सोचो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 12वें एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो देखिए, औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने का विस्तार हुए। देखिए, औद्योगिकरण जब हुआ तो उस समय क्या हुआ, बड़ा बड़ा कारखाना, विदेशी फैक्ट्री लोग या मालिक लोग क्या करना शुरू किए, वहां पे कारखाना लगाना शुरू किए। इससे फायदा क्या हो गया, मजदूरों को वहां पे एक तो रोजगार मिलना शुरू हो गया। तो देखिए, औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने का विकास हुआ, जिसके सामने कुटीर उद्योग टिक नहीं सका। देखिए, इससे फायदा भी हुआ, एक तरह से नुकसान भी हुआ। फायदा इसलिए हुआ कि बड़ा बड़ा जब कारखाना आया तो उसमें लोगों की संख्या ज्यादा उसमें काम कर सकते थे। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ, जैसे छोटा उद्योग है, ठीक है, आपके अगर सामने एक छोटा, आप बाजार में एक सामान लेके बैठे हुए, बगल में बहुत ट्रक से लेके गिरा दे तो आपका सामान कौन खरीदेगा। वही बात है, उससे हो गया कुटीर उद्योग। कुटीर मतलब छोटा उद्योग होता है। आपको डिफिनेशन बताए थे कुटीर उद्योग क्या है, घरेलू उद्योग क्या है, ठीक है, आपको बताया भी थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, औद्योगिकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, बड़े बड़े कारखाने का विस्तार हुआ, बहुत बड़ा बड़ा कारखाना आया, फैक्ट्री आया, ठीक है, जिससे के सामने क्या हुआ, कुटीर उद्योग टिक नहीं सका। जो कुटीर उद्योग जो होता है, छोटा मोटा जो उद्योग होता है, फैक्ट्री होता है, वो टिक नहीं सका और उनका पतन हो गया। पतन मतलब विलुप्त हो गया, उनका पतन विलुप्त हो गया, ठीक है, उनका पतन हो गया। कुटीर उद्योग में काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए। जो भाई कुटीर उद्योग में काम कर रहा है, जब फैक्ट्री बंद हो जाएगा, छोटा मोटा फैक्ट्री, तो वहां के लोग कहां जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, बेरोजगार हो गए। उसके पास दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। यानी कि जो मजदूर बेरोजगार हो गए भाई, वो तो जाते 300 रुपया कमा कर आते हैं, ठीक है, उसमें से 300 का खा ही जाते हैं। तो उसके पास कितने दिन तक रहेंगे ऐसे, बताइए। जब काम करने के लिए उसके पास फैक्ट्री नहीं है, कहीं जाने के लिए रोजगार नहीं है, तो कैसे खरीदेंगे। तो उनको एक एक वस्तु खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, खाने की वस्तुएं भी खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अब वे क्या हुए, झुंड बनाकर घूमने लगे। अब क्या भाई, मजदूर है तो मजदूर तो झुंड बनाकर घूमेंगे ही, सबको काम चाहिए भाई। झुंड बनाकर घूमने लगे और मशीनों को तोड़ने लगे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। अब क्या करिए, जो कारखाना लगा हुआ, फैक्ट्री लगा हुआ, उसको मशीन को तोड़ फोड़ करने लगे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। वे आंदोलन भी करने लगे, यानी कि वे आंदोलन करने लगे, क्योंकि आंदोलन करने लगे कि भाई हटाओ, मेरे का काम दो, मतलब करेंगे ही भाई। तो क्या करेंगे, वो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए आंदोलन भी करने लगे। इस तरह औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। क्योंकि औद्योगिकरण में बड़े बड़े फैक्ट्री वाले आ गए थे और उसमें छोटे छोटे फैक्ट्रियां जो भी था वो सब कुछ खत्म हो गया। इस तरह से मजदूर बेरोजगार हो चुके थे, ठीक है। और बड़े फैक्ट्री लगे हुए, मशीन लगता है, उसमें मजदूर तो लगता ही है, लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्री में बहुत सारा मशीन रहता है जिसमें ये सबको मशीन चलाने आता नहीं था, उसमें चाहिए पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, जो छोटे मजदूर थे उस सब क्या हो गए, बेहाथे हो गए, ना उसके पास खाने के लिए पैसे थे, ना बेरोजगार थे, मतलब ना रोजगार थे। इसलिए वह क्या हुआ, उसकी जो औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। ये बहुत प्यार से डिफिनेशन लिखा गया है, हम जो बोले हैं अगर ये प्यार से सुने होइएगा तो शायद आराम से डिफिनेशन लिख सकते हैं। सिंपल मैं आपको कथा रामायण सुना देता हूं कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, बड़े बड़े फैक्ट्री क्या हुआ, विस्तार हुआ, जिससे छोटे छोटे फैक्ट्रियां या कुटीर उद्योग का पतन हो गया या विलुप्त हो गए, टिक नहीं सके, ठीक है। कुटीर उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर थे, लोग थे, वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, ठीक है। और उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब क्या हो गए, मजदूर लोग झुंड बनाकर आंदोलन करना शुरू कर दिए। अपने डिफिनेशन बता रहे हैं, अपने मन में जो हो रहा है आप मन में, ठीक है। क्या करें, झुंड बनाकर घूमने लगे और मशीनों को तोड़फोड़ करने लगे और आंदोलन करना शुरू कर दिया। इस तरह क्या हुआ, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया।
इस प्रकार से आप डिफिनेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 14 नंबर जो क्वेश्चन समझिए, बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। देखो बिहार के एक छात्र आंदोलन था, एक किसान आंदोलन। छात्र आंदोलन 1974 में हुआ था, याद रखना 1974 में, जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था, जिसको हम लोग संपूर्ण क्रांति का नाम दिया जाता है। तो छात्र आंदोलन अलग है और बिहार के किसान आंदोलन, छात्र और किसान में बहुत फर्क है, ये जरूर याद रखना। यहाँ पे किसान आंदोलन पूछा है, ये क्वेश्चन 13, 18, 21 के एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार में किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। देखो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को लाइए, यहाँ पे देखिए कितना प्यार से पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो भारत में पहला किसान आंदोलन बिहार में 1917 के चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ था या प्रारंभ हुआ था। सिंपल समझिए कि बिहार में, भारत में सबसे पहला आंदोलन जो हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। चंपारण में 2 डिस्ट्रिक्ट है, कुछ पूर्वी चंपारण है, एक पश्चिमी चंपारण है। पूर्वी चंपारण को हम लोग मोतिहारी के नाम से जानते हैं और पश्चिमी चंपारण को बेतिया के नाम से जानते हैं। याद रखना दोनों का, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण, बेतिया और मोतिहारी कोई जिला नहीं है, ठीक है। पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण आपको देखने को मिलेगा कहीं भी, भले उसका नाम जो भी दे दिया जाए, ठीक है। जैसे कि आप लोग रोहतास पढ़ते होइएगा तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, सासाराम कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सासाराम एक शहर है। उसी प्रकार से वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट है लेकिन हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, हाजीपुर वहाँ का एक शहर है। उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा बात जानना जरूरी है। तो भारत का पहला किसान आंदोलन जो हुआ था 1917 के चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ था। पुनः मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में किसान सभा का स्थापना हुआ था। यानी कि पुनः जो जब किसान आंदोलन शुरू हो गया था, जो महात्मा गांधी शुरू किए थे चंपारण सत्याग्रह से, तो उससे क्या हुआ, जागरूकता मिला लोगों को। तो उसी टाइम क्या हुआ, मुंगेर में क्या हुआ, शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में किसान सभा का स्थापना हुआ, ठीक है। 1928 में बिहार के स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की। पुनः नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में भी स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की। यानी कि वहां से शुरू ही हो चुका था, 1917 में हुआ, फिर 1928 में हुआ, फिर 1929 में हुआ। इस प्रकार से किसानों को एक साथ गुट बनाकर आंदोलन करना शुरू हो गए, जिसमें सबसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। उसके बाद यहाँ पे इसका महात्मा गांधी नेतृत्व किए। उसके बाद शाह मोहम्मद जुबेर थे, वह क्या किए, वो मुंगेर में सभा गठन बनाए। उसके बाद 28 में क्या हुए, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने कहाँ किए, गठन किए, मतलब किसान सभा का स्थापना किए। फिर नवंबर में सोनपुर मेला, जो सोनपुर मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है, सोनपुर मेला, शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का स्थापना की। तो ये बहुत प्यारा डिफिनीशन है, इतना इजी डिफिनीशन मिलेगा नहीं। तो भारत में पहला किसान आंदोलन बिहार में 1917 के चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ था। पुनः मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर की अध्यक्षता में बिहार सभा की स्थापना हुआ। 1928 में बिहार स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का गठन किए। पुनः नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का गठन किया। इस प्रकार से डिफिनेशन लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन 13, 18 और 21 के एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में एक बात जरूर ध्यान रखना कि अगर आप पीडीएफ इसका चाहिए, जिसमें आपको बता दूं क्या क्या मिलेगा, 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिया जा रहा है, ठीक है। साथ में 100 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 100 शॉर्ट क्वेश्चन और 20 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। यह एक सब्जेक्ट का होगा, एक विषय का। जैसे कि यह सोशल साइंस का हुआ, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का 400 ऑब्जेक्टिव, जिसमें सामाजिक विज्ञान में जो भी बुक पढ़ना है सभी बुक से रहेंगे। उसका शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर जो होता है वो 100 रहेगा, 100 रहेगा। 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर रहेगा। ये सभी चैप्टर सभी बुक से रहेगा। यह सामाजिक विज्ञान का हुआ। फिर इतना ही क्वेश्चन आपको विज्ञान का मिलेगा, इतना ही क्वेश्चन हिंदी का मिलेगा, इतना ही क्वेश्चन संस्कृत का मिलेगा, इतना ही क्वेश्चन मैथ्स का मिलेगा। तो आप लोग लेने के प्रयास कीजिए। जो नंबर दिख रहा है इस पर कॉन्टेक्ट करिए। मात्र 399 ओनली 399 में आपको मिलेगा। 400 रुपए में ऑल सब्जेक्ट आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग लेने का प्रयास कीजिए। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की क्या उद्देश्य थे। जो दांडी यात्रा हुआ था, इसमें देखिए दांडी यात्रा का उद्देश्य यह था कि जो सरकार के नमक कानून था उसको तोड़ना था। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो सरकार के नमक कानून को तोड़ना था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 के गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी की शुरुआत, यानी समुद्री तट
कि लगभग 390 किलोमीटर की दूरी 80 सहयोगियों के साथ प्रारंभ की। यहां तक समझने का प्रयास किया। सबसे पहले हुआ क्या, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से, गुजरात में एक आश्रम था साबरमती, वहां से दांडी की समुद्री तट तक का लगभग 390 किलोमीटर की दूरी 80 लोगों की सहायता से, 80 लोगों की सहयोगी से वहां पे प्रारंभ किए। वहां से शुरुआत, वहां चलना शुरू किए, ठीक है, जिससे लोग जुड़ते गए और दांडी तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या 50,000 हो गई। यानी कि जो यहां पे 390 किलोमीटर की दूरी जो तय करना था भाई, 80 लोग जा रहा है, ठीक है, 80 लोग वहां जा रहा है। तो हुआ क्या, 80 लोग जा रहे हैं, लोग कहां जा रहे हैं, तो दांडी यात्रा को, नमक कानून के तोड़ने, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। इस प्रकार से 390 किलोमीटर की दूरी तय करते करते समुद्र के तट तक पहुंचते पहुंचते उनको 80 लोग से वो हो गए 50,000 लोगों की एक गुट बन गया, एक समूह बन गया। तो ही कहते हैं कि गांधी जी 12 मार्च 1930 को क्या किए थे, गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी की शुरुआत, यानी कि समुद्री तट के लगभग 390 किलोमीटर की दूरी 80 सहयोगी के साथ प्रारंभ किए, जिससे लोग जुड़ते गए और दांडी तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या 50,000 हो गई। वह यात्रा 24 दिनों का था, और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी सरकार के नमक कानून को तोड़ा। इस दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकार के नमक कानून को तोड़ना था। इसका उद्देश्य यही था कि समुद्र के पानी से नमक बनाइए और नमक कानून के, सरकार को जो नमक कानून है उसको तोड़ डालिए। ये बहुत प्यार से समझाने का प्रयास किए। 20 और 22 के एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब्सक्राइब मार ही के जाना एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार नपाम एवं एजेंट ऑरेंज क्या है। कभी कभी रासायनिक हथियार हटा देगा, नपाम एवं एजेंट ऑरेंज क्या है, इसका वर्णन करें। और ये भी क्वेश्चन 15 और 19 के एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे रासायनिक हथियार नपाम एवं एजेंट ऑरेंज क्या है, इसका वर्णन करें, इसका चर्चा करें। देखिए, अमेरिका और वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा वियतनाम पर नपाम और एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया था। यानी कि जो देखिए अमेरिका और क्या हुआ था, वियतनाम में जब युद्ध हुआ था तो अमेरिका द्वारा एक चालाकी, अमेरिका इसे जानते हैं कुत्ता है देश, समझ रहे हैं, कुत्ता इसलिए बड़का है सबसे, लेकिन वह सबको दुश्मन है, ठीक है ना, वो सबको भाई भाई कहता है लेकिन पीछ में खंजर घोंपता है, समझ रहे ना। तो अमेरिका और वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा वियतनाम पर नपाम एवं एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया, ठीक है। नपाम एक कार्बनिक यौगिक है, जो नपाम है एक कार्बनिक यौगिक था, ठीक है, जो अग्निबम होता है, अग्निबमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक कर जलता रहता था, ठीक है। यह जो नपाम था ना, नपाम एक क्या था, रासायनिक मतलब कार्बनिक यौगिक था, जो क्या करता था, अग्निबमों के साथ, अग्निबमों में जो होता है गैसोलीन के साथ मिलकर एक मिश्रण तैयार करता था, और जब यह बम फेंकता था ना तो आपको जो त्वचा में वो चिपक जाता था और वो जलता रहता था, आपको जलाता रहता था, मिर्चाई की तरह जलता रहता था। तथा एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी, फिर पेड़ मर जाते थे। यानी कि एजेंट ऑरेंज ऐसा था, एजेंट ऑरेंज क्या, अगर वह छिड़काव कर देते थे ना, पेड़ के पत्तियां झुलस जाती थी और क्या हो जाता, पेड़ जंगल साफ हो जाता था, तो क्या पेड़ की पत्तियां मर जाती थी। अमेरिका इसका उपयोग जंगल को खत्म करने के लिए किया था युद्ध में। अब युद्ध में जंगल को पता नहीं चलता था भाई उधर कौन है, तो जंगल को खत्म करने के लिए क्या क्या उसका छिड़काव करना शुरू किया, जंगल को खत्म करना शुरू किया और दुश्मनों को मारना शुरू किया। तो इसका उपयोग कौन किया था, अमेरिका ने किया था वियतनाम युद्ध में, ठीक है। तो आपको समझा दूं, अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा वियतनाम पर नपाम एवं एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया था। नपाम था एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक था जो अग्नि बमों के गैसोलीन के साथ मिलकर एक मिश्रण तैयार करता था, एक घोल तैयार करता था जो त्वचा में चिपक कर जलता रहता था। तथा एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था, एक ऐसा विष था, जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ मर जाते थे। अमेरिका ने इसका उपयोग जंगलों को खत्म करने के लिए या जंगलों को सफाई करने के लिए इसका उपयोग किया।
ये क्वेश्चन 15 और 19 के एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। देखिए साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, इसके बारे में बताइए कि साम्यवाद जो था वो यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। देखिए 1917 में रूसी क्रांति के बाद, समझिएगा 1917 में रूसी क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई। क्या किया गया 1917 में रूसी क्रांति के बाद, क्या किया गया, रूस में साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि भूमि को राज्य को संपत्ति घोषित कर किसानों में बांट दिया गया। यानी कि देखिए इस व्यवस्था में हुआ क्या, वहां पे जितना भी जमीन था उसको राज का संपत्ति घोषित कर दिया गया और सभी किसानों में बराबर बराबर बांट दिया गया। ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त कर राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। अगर आपका संपत्ति है वो राज्य का संपत्ति आपका नहीं, तो व्यक्तिगत मतलब एक पर्सनल, जो पर्सनल लाइफ होता है ना, स्वयं माने आपका जो पर्सनल आपका जो भी संपत्ति रहा, जो भी धन रहा, वो राज का हो गया, वो राज का हो गया, वो राज पर हक है। ठीक है, राज का संपत्ति घोषित कर दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना अनिवार्य हो गया, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करना अनिवार्य हो गया। भाई काम करना है तो करना है, क्योंकि राज्य सरकार ने कह दिया एक बार कि अब सब कुछ मेरा है और आपको काम करना है। उसके लिए आपको सिर्फ खाना खिलाया जाएगा, बस काम खत्म, और रहने का घर मिलेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना अनिवार्य हो गया। ऐसी व्यवस्था विश्व में पहले किसी भी देश में लागू नहीं की गई थी। ऐसी व्यवस्था जो विश्व में पहले किसी भी देश में लागू नहीं किया गया था। अतः साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। क्या था, साम्यवाद तो था एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, क्योंकि ऐसे पहले कभी भी किसी देश में लागू नहीं किया गया था। सिंपल तौर पर समझिए, जैसे कि होता क्या है इसमें, क्या रूसी क्रांति के बाद क्या किया गया, रूस में साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था में क्या हुआ, अंतर्गत कृषि भूमि, जितना भी आपका जमीन है, जितना भी उस देश में जमीन था, सब अपने राज्य का हो गया। वो आपका किसी पर्सनल व्यक्ति का नहीं, सब सरकार का है। सरकार ने सबको बांट दिया कि भाई इसी में आपको खेती करना है, इतना इतना सबको मिला। ठीक है, साथ में आपका जो घर है, चाहे आपका पैसा है, आपका जेवर है, चाहे जो भी है, सोना चांदी जो भी रखे, वो सब सरकार का है। आपका उसमें कुछ नहीं रहा, क्योंकि वह सरकार को व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त करके यहाँ पे क्या हुआ, राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। उसमें आप किसी का हक नहीं है। काम करेगा, सिर्फ खाना खाएगा, घर में रहेगा, बस घर उसको बना कर देगा सरकार। प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना अनिवार्य हो गया, यानी कि हर एक व्यक्ति काम करना शुरू करेगा, कोई बैठा नहीं रहेगा, डेली काम करना है। ठीक है, क्योंकि वो सरकार के अंडर काम करना है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था विश्व में पहले किसी भी देश में लागू नहीं की थी। अतः साम्यवाद क्या है, एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। यह समझ के बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन 14 और 17 के एग्जाम में पूछा गया। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, साथ में पीडीएफ नोट्स लेना मत भूलना, क्योंकि आपको 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ में 100 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर, एक सब्जेक्ट का इतना मिलेगा, एक विषय का इतना मिलेगा। उसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट, सभी विषय का मिलेगा आपके व्हाट्सएप पे। लेने का प्रयास कीजिए, 399 में मिल रहा है, ओनली 400 में ऑल सब्जेक्ट आपके व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो 7 नवंबर 1917 को रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार उस दिन 25 अक्टूबर 1917 था। देखिए 7 नवंबर 1917 को रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई। क्या रूस में क्या हुआ, बोल्शेविक क्रांति हुई। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार, जो रूस में जो पुराना कैलेंडर था, कैलेंडर के अनुसार उस दिन क्या था, 25 अक्टूबर 1917 था। इसलिए 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र तथा अन्य सरकारी भवनों पर बोल्शेविक ने अधिकार कर लिया। यानी जो उस दिन हुआ क्या था, उस दिन रूस में क्या हुआ था, पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र तथा अन्य सरकारी भवन, जो भी सरकारी भवन होता है, चाहे वो कर्मचारी का हो, चाहे कचहरी हो, चाहे आपका कुछ भी हो, थाना हो, कुछ भी हो, मतलब सरकारी भवन पर बोल्शेविक ने अधिकार कर लिया, जब्त कर लिया। इसलिए उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो याद रखना 7 नवंबर 1917 को रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार क्या हुआ था, उस दिन 18 अक्टूबर 1917 था। इसलिए 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति
कहते हैं। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, पेट्रोग्राड रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, सरकारी भवन पर क्या हुआ था, बोल्शेविक ने अधिकार कर लिया था। ये क्वेश्चन 18-19 के एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि 13 और 20 के एग्जाम में पूछा गया है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग है, याद रखना। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। जो ऑस्ट्रिया था ना, वो इटली और एकीकरण का विरोधी था, वो कट्टर विरोधी था। वो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, क्योंकि वो विरोध करता था। तो ऑस्ट्रिया क्या था, इटली और जर्मनी का विरोधी था। ठीक है, वह इटली और एकीकरण का मतलब इटली और जर्मनी का एकीकरण होने वाला राष्ट्रीय आंदोलन का कुचलना चाहता था। नहीं, कुचलना चाहता था, रोकना चाहता था, उसको मतलब नहीं होने देना चाहता था। तो इटली और जर्मनी का एकीकरण के होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना चाहता था कौन? ऑस्ट्रिया। ठीक है, परंतु जितना वह आंदोलन को दबाना चाहता था या दबाता, इटली और जर्मनी की नागरिकों ने एकीकरण की भावना और प्रबल हो जाती थी। यानी कि देखिए सिंपल बात है, जितना दबाइएगा, जितना उसको दबाना चाहता था ऑस्ट्रिया, और वहां के लोगों ने, इटली और जर्मनी के लोगों में एकीकरण की भावना और प्रबल होता जाता था और मजबूत होता जाता था। ठीक है, 1848 में मीटरनिख के पतन के बाद, उसकी मृत्यु के बाद 1848 में मीटरनिख के पतन के बाद इटली और जर्मनी का एकीकरण की मांग की सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो गई। सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो चुकी थी। तो यह इतना इजी क्वेश्चन है, समझिए। ऑस्ट्रिया क्या था, इटली और एकीकरण का विरोधी था, कट्टर विरोधी था। वह नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। तो क्या हुआ था, इटली और जर्मनी के एकीकरण होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना चाहता था, दबाना चाहता था। परंतु जितना वह आंदोलन को दबाता, इटली और जर्मनी का नागरिकों को एकता, जो एकीकरण के लिए भावना और मजबूत होता जाता था। ठीक है, 1848 में मेटरनिख के पतन के बाद इटली और जर्मनी का एकीकरण की मांग की सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो गई। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र की विकास कैसे की? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र की विकास कैसे की। बहुत इजी क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2016-2018 के एग्जाम में पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र की विकास कैसे की। देखिए यूरोप के छापाखाना के आविष्कारक का श्रेय सर्वप्रथम गुटेनबर्ग को है। यानी कि जो यूरोप में जो छापाखाना हुआ था, जो आप लोग प्रिंटिंग करते हैं, आज प्रिंटिंग प्रेस जो होता है, तो क्या यूरोप में छापाखाना का आविष्कार का श्रेय, जो भी उसका श्रेय है, वो किसको जाता है? गुटेनबर्ग को है, जिसने 1448 में, सोच लो आप 1448, आज से कितना वर्ष पहले की बात है? 5000 पहले की बात है। ठीक है, आज क्या है 2000 पर चल रहा है ना, 1400 की बात है। आज से कम 600 साल पहले की बात। ठीक है, 1448 में क्या हुआ था? 1448 ईस्वी में छापाखाना का आविष्कार किया गया था। तो इसका कौन किया था? तो यहाँ पे गुटेनबर्ग ने। ठीक है ना, तो याद रखिए यूरोप में छापाखाना का आविष्कार का श्रेय गुटेनबर्ग को, सर्वप्रथम गुटेनबर्ग को है, जिसे 1848 में, ठीक है, छापाखाना का आविष्कार किया गया। ठीक है, जैतून पेरने की मशीन का आधार बनाकर इसे प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया गया। क्या जैतून पेरने का जो मशीन था उसका उपयोग करके प्रिंटिंग प्रेस बनाया गया। इससे छपाई मशीन छपाई मशीन में क्या होता था? पंच की सहायता से लंबा जो हैंडल होता था, लंबा हैंडल लगाया गया था। यानी कि इस प्रकार से लंबा हैंडल लगाया गया था और छापाखाना बनाया गया था। उस समय का छापाखाना अभी शायद आपको गूगल पर देखने को मिले, हो सके तो हम लगाने का प्रयास करेंगे कैसे 1948 में छपाई होता था। तो याद रखना, यूरोप में छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग को दिया जाता है सर्वप्रथम, जिसने 1948 में छापाखाना का आविष्कार किया। जैतून पेरने के मशीन का आधार बनाकर इसे प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया गया था। इस यहाँ पे छपाई मशीन में पंच की सहायता से यहाँ पे लाबा होता है, यहाँ पे लंबा होता है या लंबा ही होता है, लंबा नहीं होता है, लंबा डेटा लगाया गया था, लंबा हेडर लगाया गया था। इससे क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। इससे क्या हुआ था? मुद्रण का आविष्कार हुआ था, छपाई का आविष्कार हुआ था, मुद्रण यंत्र का आविष्कार हुआ था। ये क्वेश्चन 16 और 18 के एग्जाम में पूछा गया। देखो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन बताए हैं।
वो तो आपको समझ में आया होगा। और डिफिनीशन देखो कितना प्यारा है। तो इसको पीडीएफ लेने का प्रयास करो, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट करो आप, ठीक है। कॉल या मैसेज कीजिए, आप टेंस लिख कर मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा, आपको टेंस का ऑल पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। केकेजी क्लासेस याद कर लीजिए, गूगल ओपन करना है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है, सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। क्लास 12th 10th पीडीएफ क्यूज क्वेश्चन बैंक मॉडल सेज न्यूज़, यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं।